नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन हासिल करेगा जनादेश, नतीजों के 48 घंटे के भीतर होगा प्रधानमंत्री का चयन। जयराम रमेश ने दिया ये बड़ा बयान। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि राहुल गांधी का ऐलान, इंडिया गठबंधन सरकार बनते ही माफ करेंगे किसानों का कर्ज। तीसरी खबर में आपको बताएंगे कि क्या अमेठी सीट हार सकती है स्मृति ईरानी, योगेंद्र यादव ने कह दी बड़ी बात। खबर में आगे जिक्र होगा कि दिल्ली को लेकर अब तक नहीं हुई ऐसी भविष्यवाणी, बड़े राज्य में भी रिजल्ट हिला देगा। और इसी के साथ आगे आपको बताएंगे कि नरेंद्र मोदी ने कमजोर की प्रधानमंत्री पद की गरिमा, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने साधा निशाना। दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेके आए हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 के इस लोकसभा चुनाव में जो नतीजे आएंगे वो सब कुछ चौंकाने वाले आएंगे, तो वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखे जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन हासिल करेगा जनादेश, नतीजों के 48 घंटे के भीतर होगा प्रधानमंत्री का चयन, जयराम रमेश ने किया दावा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा है कि इस लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन स्पष्ट एवं निर्णायक जनादेश हासिल करेगा और नतीजे के 48 घंटे के भीतर प्रधानमंत्री का चयन भी कर लिया जाएगा। लोकसभा के 7वें एवं अंतिम चरण के मतदान से पहले प्रचार के आखिरी दिन दिए साक्षात्कार में रमेश ने यह भी कहा है कि विपक्षी गठबंधन में जिस पार्टी को सबसे अधिक सीट मिलेगी वही पार्टी अगली सरकार के नेतृत्व के लिए स्वाभाविक दावेदार होगी। उनका ये भी कहना था कि इंडिया गठबंधन के घटक दलों को जनादेश मिलने के बाद राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के कुछ घटक भी इस गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। हालांकि कांग्रेस आलाकमान को यह तय करना होगा कि उन्हें गठबंधन में शामिल किया जाए या नहीं। रमेश ने कहा कि इंडिया गठबंधन स्थिर, पारदर्शी और जिम्मेदार सरकार देने को प्रतिबद्ध है। नीतीश कुमार पलटी के उस्ताद हैं। कांग्रेस ये पूछे जाने पर कि क्या चुनाव के बाद जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष नीतीश कुमार और तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू जैसे भाजपा के सहयोगियों के लिए इंडिया गठबंधन के दरवाजे खुले रहेंगे। इस पर कांग्रेस नेता ने कहा कि नीतीश कुमार पलटी के उस्ताद हैं। चंद्रबाबू नायडू 2019 में कांग्रेस के साथ थे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी का ऐलान, इंडिया अलायंस सरकार बनते ही माफ करेंगे किसानों का कर्ज। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि चल रहे लोकसभा चुनाव के बीच एक बड़े वादे में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि अगर इंडिया गठबंधन सत्ता में आती है तो वो किसान कर्ज माफी लाएंगे और यहाँ पर किसानों के ऋण को जितनी बार जरूरत होगी उतनी बार माफ करेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि ये पहला चुनाव है जो संविधान को बचाने के लिए लड़ा जा रहा है। और लुधियाना में जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि इतिहास में पहली बार ये चुनाव संविधान को बचाने के लिए है। ये पहली बार है कि किसी पार्टी ने खुले तौर पर कहा है कि वो संविधान को बदल देंगे और इसे फाड़ देंगे। ये सिर्फ किताब नहीं है बल्कि गरीब लोगों की आवाज है। वायनाड से मौजूदा सांसद ने आरोप लगाया है कि भाजपा केवल अरबपतियों के लिए काम करती है और देश में 20-25 लोगों का शासन चाहती है। उन्होंने 3 कृषि कानूनों को लेकर भी सत्तारूढ़ पार्टी की आलोचना की, जिन्हें बाद में वापस ले लिया गया, और कहा कि इसने किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी नहीं दी। वायनाड के सांसद ने कहा कि बीजेपी 20-25 लोगों का शासन चाहती है और नरेंद्र मोदी केवल अडानी जैसे अरबपतियों के लिए काम करते हैं। वो काले कृषि कानून लेकर आए, मजदूरों और छोटे व्यापारियों के लिए कुछ नहीं किया और महंगाई और बेरोजगारी फैलाई। नरेंद्र मोदी ने केवल भाइयों को आपस में लड़ाया। उन्होंने धर्म, जाति, क्षेत्र और भाषा के नाम पर विभाजन किया है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। क्या अमेठी की सीट हार सकती है स्मृति ईरानी, योगेंद्र यादव ने कह दी है बड़ी बात। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की निगाहें भी सबकी टिकी हुई हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि सबसे लोकप्रिय सीट जो है वो अमेठी की सीट यहाँ पर से बड़ी खबर आ रही है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर राजनीतिक रणनीतिकार योगेंद्र यादव लगातार दावों पर दावे किए जा रहे हैं और कभी उत्तर प्रदेश में भाजपा की सीटों को लेकर तो कभी नेताओं की जीत या हार इसको लेकर भविष्यवाणी करते रहते हैं। इस बार तो स्मृति ईरानी को लेकर भी योगेंद्र यादव ने बड़ा दावा कर दिया है। यूपी की रिपोर्ट के मुताबिक योगेंद्र यादव ने बताया है कि स्मृति ईरानी को लेकर जनता के अंदर भारी गुस्सा है और ये नहीं, खुद उनकी पार्टी भाजपा के नेता भी उनसे गुस्सा हैं। बीजेपी के नेता तो खुद ये बैठकर रणनीति बना रहे थे कि कैसे स्मृति ईरानी को हराया जा सके। योगेंद्र यादव का कहना है कि कोई बड़ी हैरानी की बात नहीं होगी अगर स्मृति ईरानी अमेठी सीट से हार जाएंगी तो। इसी के साथ भाजपा की दिग्गज नेता स्मृति ईरानी अमेठी से चुनाव लड़ रही हैं, तो वहीं उनके खिलाफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी नहीं बल्कि KL शर्मा चुनावी मैदान में उतरे हैं और उनका प्रचार
करने उतरी प्रियंका गांधी। अब देखना यह है कि यहाँ पर स्मृति ईरानी अपनी जीत दर्ज करती हैं या कांग्रेस नेता केएल शर्मा। और दोस्तों आपको बता दें कि इस पर योगेंद्र यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि रायबरेली सीट को लेकर योगेंद्र यादव ने कांग्रेस का एक बड़ा वोट बैंक है यहाँ पर, और चाहे कांग्रेस परिवार से कोई भी खड़ा हो जाए उसकी जीत सुनिश्चित है। रही बात अमेठी की, तो स्मृति ईरानी को लेकर योगेंद्र यादव ने कहा कि लोगों के अंदर भारी रोष देखने को मिला है। उत्तर प्रदेश के अमेठी और रायबरेली में कांग्रेस प्रत्याशी केएल शर्मा को कोई भी हल्का नहीं मानता है, क्योंकि वो पिछले 20 से 30 सालों से कांग्रेस को मैनेज कर रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। दिल्ली को लेकर अब तक नहीं हुई ऐसी भविष्यवाणी, बड़े राज्य में भी रिजल्ट हिला देगा। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर कई एक्सपर्ट्स ने भविष्यवाणियां की हैं, और एक एक्सपर्ट्स ने भारतीय जनता पार्टी को लेकर 2 सीटों पर ऐसी भविष्यवाणी की है जो अब किसी ने नहीं की। एक्सपर्ट रवि श्रीवास्तव ने दिल्ली और तमिलनाडु के लिए प्रिडिक्शन किया है कि पार्टी को यहाँ बड़ा झटका लगने वाला है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में दिल्ली में बीजेपी ने 7 की 7 सीटें पर जीत हासिल की थी, लेकिन रवि श्रीवास्तव ने यहां बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। उनका अनुमान है कि इस बार पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाएगी और सारी सीटें विपक्षी गठबंधन इंडिया के खाते में जा सकती है। दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी 7 चुनाव लड़ रहे हैं और दोनों ही इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है। दिल्ली की 3 सीटों पर कांग्रेस और 4 पर आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवार उतारे हैं, और एक्सपर्ट्स का कहना है कि कांग्रेस तीनों और आप के 4 कैंडिडेट जीत सकते हैं। रवि श्रीवास्तव ने तमिलनाडु में भी बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बजाई है, और उनका कहना है कि वहां भी बीजेपी कोई सीट नहीं जीत पाएगी। उनका अनुमान है कि तमिलनाडु की 39 सीटों में से 17 द्रविड़ मुन्नेत्र कज़गम को, 7 कांग्रेस को और इंडिया गठबंधन को 14 सीटों पर जीत मिलेगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। नरेंद्र मोदी ने कमजोर की प्रधानमंत्री पद की गरिमा, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने साधा निशाना। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पीएम मोदी पर निशाना साधा और उन पर एक विशेष समुदाय या विपक्ष को टारगेट करने के लिए नफरती और असंसदीय भाषण देकर प्रधानमंत्री पद की गरिमा को कमजोर करने का आरोप लगाया। मनमोहन सिंह ने ये टिप्पणी अप्रैल में राजस्थान की एक रैली में पीएम मोदी के एक भाषण के संदर्भ में की है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो देश की संपत्ति उन लोगों को बांट देगी जिनके ज्यादा बच्चे हैं। पीएम मोदी ने दावा किया था कि मनमोहन सिंह ने अपनी एक टिप्पणी में कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, और पंजाब के लोगों को लिखे एक पत्र में मनमोहन सिंह ने पीएम मोदी पर हेट स्पीच का आरोप लगाया। पंजाब में लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण में 1 जून को मतदान है। 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के पीएम मोदी के वादे पर किसान निशाना साधते हुए मनमोहन सिंह ने कहा कि उनकी नीतियों ने पिछले 10 सालों में किसानों की कमाई को खत्म कर दिया है। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों की राष्ट्रीय औसत मासिक आय सिर्फ 27 रुपये प्रतिदिन है, जबकि प्रति किसान औसत कर्ज 27,000 रुपये है। और यहाँ पर आपको बता दें कि NSSO की रिपोर्ट को उन्होंने कोट किया है, और यहाँ पर ईंधन और उर्वरक की उचित लागत, कम से कम 35 कृषि संबंधित उपकरणों पर GST और कृषि निर्यात और आयात को लेकर मनमाने ढंग से लिए गए फैसलों ने हमारी किसान परिवारों की बचत को खत्म कर दिया है और उन्हें समाज के हाशिए पर धकेल दिया है। मनमोहन सिंह ने कहा कि पिछले 10 साल में देश की अर्थव्यवस्था में अकल्पनीय उथल पुथल देखी गई है। नोटबंदी की आपदा, GST और कोविड-19 के दौरान कुप्रबंधन के परिणाम स्वरूप एक दयनीय स्थिति पैदा हो गई है, जहां 6-7% से कम GDP बढ़ोतरी की उम्मीद अब सामान्य बात हो गई है। और उन्होंने 2020-21 के किसानों के विरोध प्रदर्शन पर भी केंद्र सरकार की आलोचना की। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 4 जून के बाद बिहार में खेला होना तय, तेजस्वी यादव के नए बयान से मची खलबली। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण के मतदान का काउंटडाउन शुरू हो गया है। इस बीच गुरुवार को बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ आक्रामक तेवर दिखाए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 महबूबा है, बेरोजगारी, गरीबी और महंगाई। ये तीनों मिलकर मोदी जी को चुनाव हरा रहे हैं। गुरुवार को चुनाव प्रचार पर निकलने से पहले पटना एयरपोर्ट पर नेता प्रतिपक्ष ने दावा किया कि देश में INDIA यानी कि इंडिया अलायंस को 300 से अधिक सीटें आने जा रही हैं। दोस्तों, उन्होंने कहा कि 4 जून के बाद मोदी जी की विदाई तय है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर उन्होंने कहा है कि 4 जून के बाद हमारे चाचा नीतीश जी कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं और अपनी पार्टी को बचाने के लिए वो बड़ा निर्णय ले सकते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। क्या पंजाब में बीजेपी को होगा नुकसान? क्या हो जाएगा इतना बुरा हाल? वोटिंग से पहले अरविंद केजरीवाल के दावे से सियासी हलचल तेज। जी हाँ दोस्तों, आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर हमला बोला और उन्होंने कहा कि तानाशाही के खिलाफ अगर मुझे 100 बार भी जेल जाना पड़ेगा तो मैं जाऊंगा। मैं भगत सिंह का चेहरा हूं और मुझे
जेल जाने में फख्र है। 1 जून को पंजाब के लोग बताएंगे, पंजाब में बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिलेगी। इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हर तरफ जनता में उत्साह और जोश देखने को मिला। जनता इस बार बीजेपी की तानाशाही का कड़ा जवाब देगी और उन्होंने कहा है कि संविधान और लोकतंत्र को बचाने की इस लड़ाई में पंजाब अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि पूरे पंजाब में स्कूल ठीक कर रहे हैं, अस्पताल ठीक कर दिए हैं और मोहल्ला क्लिनिक बनाए गए हैं। लोगों को दवाइयाँ और बढ़िया इलाज मुफ्त में हो रहा है। बहुत काम करने बाकी हैं, अभी 2 साल ही तो हुए हैं। इसके साथ आम आदमी पार्टी के प्रमुख ने कहा कि केंद्र का चुनाव है, केंद्र के चुनाव में हमारे हाथ मजबूत करो। अमित शाह पंजाब आए और लोगों को धमकी देकर गए हैं कि 4 जून के बाद पंजाब की भगवंत मान की सरकार को खत्म कर दूंगा, हटा दूंगा। ये तो गुंडागर्दी है। पंजाब के लोगों को धमकी देकर जा रहे हैं। मैं अमित शाह को कहना चाहता हूँ कि पंजाब के लोगों का दिल बहुत बड़ा होता है, प्यार से मांगते तो दिल भी दे देते, लेकिन जो धमका के गए तो आप देखना 1 तारीख को ऐसा बटन दबेगा कि कमल का फूल हवा में उड़ जाएगा। उन्होंने कहा कि फ्री बिजली पानी जो मिल रहा है उससे घबराइए, लोग घबरा गए हैं, इसीलिए सरकार खत्म करना चाहते हैं और ये लोग खुद को भगवान से बढ़कर समझने लगे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भाजपा सरकार बनी तो कानून बनाकर छीन लेगी किसानों की जमीन, अखिलेश यादव का मोदी सरकार पर हमला। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुधवार को कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर सत्ता में आई तो वो कोई ना कोई कानून लाकर किसानों और आदिवासियों की जमीनें छीन लेगी। अखिलेश यादव ने रॉबर्ट्सगंज लोकसभा क्षेत्र से सपा प्रत्याशी छोटे लाल खरवार के समर्थन में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि वही भाजपा के लोग हैं जो एक समय पर काले कृषि कानून लाए थे जिनसे उनकी जमीन छीन ली जाती। काले कानून तो वापस हो गए, लेकिन हमें सावधान भी रहना होगा और अगर वो फिर से सत्ता में आ गए तो कोई ना कोई ऐसा कानून ले आएंगे जिससे किसानों और आदिवासियों की जमीन कब्जा कर ली जाएगी। हमें सावधान रहकर इनसे मुकाबला करना है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राजनाथ सिंह के सामने लगे नारे, उपेंद्र कुशवाहा के लिए वोट मांगने पहुंचे थे रक्षा मंत्री। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार के औरंगाबाद जिले में बुधवार को चुनावी जनसभा करने पहुंचे केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को हुटिंग का सामना करना पड़ा। राजनाथ सिंह काराकाट लोकसभा सीट से एनडीए समर्थित प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा के पक्ष में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे। इस बीच मंच के नीचे से काराकाट से निर्दलीय उम्मीदवार पवन सिंह जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। बता दें कि काराकाट लोकसभा सीट लिए प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा चुनावी मैदान में हैं। वहीं इंडिया गठबंधन से भाकपा माले के प्रत्याशी कॉमरेड राजा राम सिंह कुशवाहा मैदान में हैं और इन दोनों प्रत्याशियों के बीच पवन सिंह ने निर्दलीय ताल ठोक दी है। दोस्तों, राजनाथ सिंह ने अपने भाषण के दौरान कहा कि बिहार के लोग राजनीतिक दृष्टि से बहुत आगे हैं। जब 4 लोग कहीं चारपाई पर बैठ जाते हैं तो भारत ही नहीं पूरी दुनिया की राजनीति की बात करते हैं। भारत का मस्तक पूरी दुनिया में ऊंचा रहे, इसीलिए वोट मांगने आया हूं। उन्होंने कहा कि केवल सरकार बनाने के लिए नहीं बल्कि देश बनाने के लिए वोट मांगने आया हूं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जीतू पटवारी ने बताया कि 3 सी से ग्रसित है मोहन सरकार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस ने एक बार फिर सवाल उठाया है और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने तो राज्य सरकार के 3 सी से ग्रसित होने का आरोप लगाया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने राज्य की लड़खड़ाती कानून व्यवस्था और बढ़ते अपराध पर चिंता जताते हुए एक्स पर लिखा कि मध्य प्रदेश की सरकार 3 सी से ग्रसित हो चुकी है। कर्ज, क्राइम और करप्शन इस सरकार का ध्येय बन चुका है। उन्होंने आगे कहा कि आज प्रदेश में हर दिन नया माफिया पनप रहा है जो प्रदेश की अस्मिता को कलंकित कर रहा है। अनीति, आतंक और अव्यवस्था के साथ अराजकता के इस सबसे गंभीर दौर में न्याय दरिद्र हो चुका है। देखने वालों की दूरदृष्टि नष्ट हो चुकी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का कहना है कि राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर वो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को अवगत करा चुके हैं और राज्य जंगल राज में बदलता जा रहा है। कानून व्यवस्था चरमरा गई है। पुलिस के साथ कानून और प्रशासन का डर भी समाप्त हो गया है। रेत माफिया, खनिज माफिया, शिक्षा माफिया के अलावा राजनीतिक माफियाओं तक की जड़ें जम चुकी हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हिमाचल में पर्यटन क्षेत्र को नुकसान पहुंचा रही है केंद्र की सरकार। सार्वजनिक संपत्ति को मित्रों को सौंप रहे हैं मोदी। प्रियंका गांधी ने दिया ये बयान। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने बुधवार को बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर हिमाचल प्रदेश में पर्यटन क्षेत्र समेत लघु और मध्यम उद्योगों को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि नोटबंदी और माल एवं सेवा कर के कार्यान्वयन से राज्य के पर्यटन उद्योग पर असर पड़ा है। गांधी ने कहा कि अगर कांग्रेस लोकसभा चुनाव जीतकर सत्ता में आई तो वो लघु और मध्यम व्यवसायों पर ध्यान केंद्रित करते हुए इस क्षेत्र को मजबूत करेगी। कुल्लू में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बंदरगाहों
हवाई अड्डों और कोयला खदानों जैसी देश की सार्वजनिक संपत्ति को अपने उद्योगपति मित्रों को सौंपने का आरोप लगाया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। प्रधानमंत्री की बात पर हंसी आती है, गांधी जी पर पीएम मोदी के बयान से भड़के खड़गे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर जुबानी वार किया है और खड़गे ने कहा है कि नरेंद्र मोदी ने बताया कि उन्हें महात्मा गांधी जी के बारे में गांधी फिल्म देखकर पता चला। मुझे इस बात पर हंसी आती है, शायद नरेंद्र मोदी ने गांधी जी के बारे में कभी नहीं पढ़ा। उन्होंने आगे कहा कि महात्मा गांधी जी को पूरी दुनिया जानती है, दुनिया की अलग अलग जगहों पर उनके स्टैच्यू हैं। अगर नरेंद्र मोदी महात्मा गांधी जी के बारे में नहीं जानते तो उन्हें संविधान के बारे में भी क्या पता है। इसी के साथ आपको बता दें कि एक टीवी चैनल के इंटरव्यू में पीएम मोदी ने गांधी जी को लेकर टिप्पणी की थी और मोदी की टिप्पणी के बाद विपक्षी दल के नेता उन पर हमलावर हैं। खड़गे ने यह भी कहा कि कांग्रेस हमेशा जनता की समस्याओं को ध्यान में रखकर काम करती है। जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री और सोनिया गांधी चेयरपर्सन थी तब हम गरीबों के लिए ऐसी योजना लेकर आए जिनसे गरीबों का फायदा हुआ, लेकिन नरेंद्र मोदी ने बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक असमानता, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग जैसे मुद्दों को बढ़ावा दिया और हमने इन्हीं मुद्दों के खिलाफ लड़ाई लड़ी जिसमें जनता का पूरा समर्थन मिला है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। ममता और केसीआर को मनाने की जिम्मेदारी संभालेंगे अखिलेश, नतीजों से पहले इंडिया गठबंधन की बेहद अहम बैठक। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि विपक्षी गठबंधन की 1 जून को दिल्ली में अहम बैठक है। अखिलेश यादव, ममता बनर्जी और केसीआर को मनाने की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं और यहाँ पर इंडिया के रणनीतिकारों का मानना है कि यूपी में गठबंधन को उनकी उम्मीद से अधिक मतदाताओं का समर्थन मिला है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जान दे दूंगी लेकिन बीजेपी को फूट डालो, राज करो की राजनीति नहीं करने दूंगी, सीएम ममता बनर्जी का भाजपा पर तीखा हमला। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं और उन्होंने कहा है कि बीजेपी हिंदू मुसलमान करती है जबकि दोनों समुदाय के लोग मेरे भाई बहन हैं। बीजेपी ने ही ओबीसी सर्टिफिकेट कैंसिल कराया, उसमें हिंदू मुसलमान सिख और ईसाई सब हैं, वो जैसा है वैसा ही चलेगा। इस फैसले में को मैं किसी भी हालत में नहीं मानूंगी, इसके खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी और मैं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन बीजेपी को फूट डालो और राज करो की राजनीति नहीं करने दूंगी। पीएम मोदी सिर्फ 4 जून तक ही प्रधानमंत्री की गद्दी पर विराजमान रहेंगे। दोस्तों, आपको ये कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। झारखंड झुकेगा नहीं, इंडिया रुकेगा नहीं, दिल्ली हम आ रहे हैं, जामताड़ा में गर्जी कल्पना सोरेन। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जामताड़ा के बेनाकाली मंदिर मैदान में एक चुनावी जनसभा को आयोजित किया गया और यहाँ कल्पना सोरेन ने उपस्थित होकर जनता को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड झुकेगा नहीं, इंडिया रुकेगा नहीं, दिल्ली वालों से कह दो अब वहाँ की सत्ता हमारी है। कल्पना ने इस दौरान उन्होंने दुमका से महागठबंधन के प्रत्याशी नरेंद्र सोरेन को जिताने की जनता से अपील की। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अशोक गहलोत की तबीयत बिगड़ी, बिना प्रचार किए पंजाब से लौटे, सारे कार्यक्रम रद्द। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत अस्वस्थ हो गए हैं। गहलोत ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि आज मेरी चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस एवं गढ़शंकर में कांग्रेस प्रत्याशी विजय सिंगला के समर्थन में पब्लिक रैली प्रस्तावित थी। इसके लिए शाम को चंडीगढ़ पहुंच गया था, परंतु कल रात से स्लिप डिस्क संबंधी परेशानी होने के कारण डॉक्टरों की सलाह पर सारे कार्यक्रम रद्द करते हुए वापस जयपुर आना पड़ा है। मेरी पंजाब के सभी मतदाताओं से अपील है कि किसानों एवं सैनिकों के सम्मान, लोकतंत्र की रक्षा एवं देश में सौहार्द बनाए रखने के लिए कांग्रेस को वोट दें। और यहाँ पर उन्होंने कहा है कि अपने क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी को विजयी बनाएं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पीएल पुनिया ने इंडिया अलायंस की जीत को बताया पक्का, बोले काशी में अजय राय को लेकर जनता में जबरदस्त उत्साह, 200 पार भी नहीं कर पाएगा एनडीए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर वाराणसी में इंडिया अलायंस के प्रत्याशी अजय राय के समर्थन में प्रचार प्रसार करने पहुंचे वरिष्ठ कांग्रेस नेता पीएल पुनिया ने बड़ा दावा किया और कहा कि एनडीए मुश्किल से 200 सीट भी पार नहीं कर पाएगी, 400 तो बड़ी दूर की बात है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। डोटासरा का भजन लाल सरकार पर बड़ा हमला, कहा अलर्ट नहीं, ऑटो मोड पर है राज्य सरकार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान में भीषण गर्मी और हीट वेव का दौरा थमने का नाम नहीं ले रहा है और इस बीच लोगों की मौत के मामले भी लगातार सामने आ रहे हैं। हालांकि हीट वेव से प्रदेश में मौतों को लेकर सरकार के विभागों के अलग अलग दावे हैं, लेकिन कोर्ट ने इस पर स्वप्रसंज्ञान लिया है और अब कांग्रेस ने इस मुद्दे पर सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने यहां तक कह दिया कि प्रदेश की भाजपा सरकार अलर्ट नहीं बल्कि ऑटोमेटिक
ऑटोमेटिक मोड पर है और तभी कोर्ट को प्रसंज्ञान लेकर आदेश देने पड़ रहे हैं। डोटासरा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि राजस्थान की भाजपा सरकार अलर्ट नहीं, ऑटो मोड पर है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जहां पर आपको बता दें दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में 1000 किलोमीटर घूमने के बाद योगेंद्र यादव ने अखिलेश यादव के लिए कर दी बड़ी भविष्यवाणी। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव के 6 चरणों के लिए वोटिंग हो चुकी है, जबकि 7वें और अंतिम चरण के लिए मतदान होना बाकी है। ऐसे में राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र यादव ने उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस की स्थिति को लेकर बड़ा दावा किया है। योगेंद्र यादव ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में 1000 किलोमीटर घूमने के बाद मुझे मालूम चला कि इस बार बीजेपी का वोट खिसक रहा है और इस बार बीजेपी की लीड घटकर 5 से 6% हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि बीजेपी को 50 से 52 अधिक सीटें नहीं आएंगी। अगर बीजेपी को वोटिंग फीसदी में कमी आई तो सीटों की संख्या 40 तक रह जाएगी। योगेंद्र यादव ने कहा कि पिछली बार जिन लोगों ने बीजेपी को वोट दिया था, इस बार उन्होंने खुलकर अपनी राजनीति जाहिर की है और कहा है कि इस बार वो बीजेपी को वोट नहीं देंगे बल्कि सपा और कांग्रेस को वो वोट देंगे। इससे ये बात साफ हो जाती है कि बीजेपी का यूपी में वोट खिसक रहा है। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि पिछली बार बीजेपी को 13% की लीड थी सपा बसपा के मुकाबले। इस बार बीजेपी की लीड घटकर 5 से 6% रह जाएगी, जो 50 से 52 सीटें हैं। अभी बीजेपी ऐसे मोड़ पर खड़ी है कि यहाँ उनकी सीटें कब 50 से 40 हो जाए इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। योगेंद्र यादव ने दावा किया कि यूपी में कांग्रेस और सपा का गठबंधन कमजोर है, लेकिन दोनों के इंडिया अलायंस का हिस्सा बनने से फायदा हुआ है कि मुस्लिम वोटों के साथ साथ दलित वोटर भी उनकी तरफ आ गए हैं। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। आज तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जानने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखे। जय हिंद। अभी तो इतना ही। जय हिंद, जय भारत।